ये जो 2500 कर्मचारी इन्होंने पक्के करने के लिए कहा था, परवेश भाई जी को मैं सुन रहा था आप ही के माध्यम से, उन्होंने कहा था कि 2500 कर्मचारी जो डेथ केसेस वाले कंपैशनेट ग्राउंड पे रखे हुए हैं, हम उनको जल्द पक्का करेंगे। वो इनकी जल्द कब है? अब तो डेम्स की कमेटी भी बन गई, इनकी बन गई, वर्क्स कमेटी बन गई। अब दिल्ली के अंदर एनक्रोचमेंट नहीं होगी। क्या ये दे सकते हैं? क्या ये जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, जो इतने सालों से कर्मचारी पक्के नहीं हो पा रहे, इतने वर्षों से कर्मचारी नौकरी करे जा रहे हैं, 1998 के केसेस आज तक पेंडिंग है, लेफ्ट आउट केसेस पेंडिंग है, डेथ केसेस पेंडिंग है, क्या ये सारे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे? क्या कमेटियां बनने के बाद ये हो जाएगा? क्या ये देख सकते हैं कि वर्क्स कमेटी बन गई, अब दिल्ली के अंदर कहीं भी आपको सड़क के ऊपर गड्ढा नहीं मिलेगा, सारी सड़कें सही मिलेंगी एमसीडी की, क्योंकि वर्क्स कमेटी बन चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। दिल्ली नगर निगम की बात करेंगे। कमेटियां सारी बन गई हैं, सिर्फ एक कमेटी अभी रह गई है, बाकी 11 कमेटी तैयार है। तो मान सकते हैं कि अब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो दिल्ली नगर निगम से जुड़ी हैं, या हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली से जनता से रिलेटेड बात करें, तो उनको भी सोल्यूशन मिलेगा। साथ ही अगर नगर निगम के भीतर की बात करें, कर्मचारियों की समस्याएं, तो उनको भी सोल्यूशन मिलेगा। ये सारी बातें मैं जो लोग बने हैं, जो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनका भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने भी यही कहा कि अब सारी चीजें जो है पटरी पर आएंगी, जो 2.5 साल से नहीं हुई। अब इसी को लेकर हम नेता विपक्ष से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 2.5 साल ये भी रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो अब क्योंकि कमेटियां बन गई हैं, तो नेता विपक्ष अंकुश जी का क्या कहना है जान लेते हैं। क्या लगता है, अब ये दावे हो रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चीजें पटरी पर आएंगी? देखिए, कमेटी बन गई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाजपा को कि उन्होंने अपनी कमेटियां, ये स्पेशल कमेटियां 11 कमेटियां बना ली और उनके चेयरमैन बन गए। लेकिन जब ये कमेटियां नहीं भी बनी हुई थी, तो क्या दिल्ली की समस्याओं का इन्होंने समाधान कर दिया था भाजपा ने? भाजपा की 4 इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। अब केंद्र भी इनका है, दिल्ली सरकार भी इनकी है, एमसीडी भी इनकी है, एलजी साहब भी इनके है। तो क्या दिल्ली के अंदर जलभराव नहीं हो रहा था? इस कमेटी बनने के बाद दिल्ली के अंदर जलभराव खत्म हो जाएगा? क्या राजा इकबाल सिंह, मतलब जो मेयर है, महापौर है, वो आश्वासन दे सकते हैं कि ये कमेटी बन गई, अब दिल्ली के अंदर जलभराव नहीं होगा? तो फायदा है इन कमेटी का। क्या ये राजा इकबाल सिंह दे सकते हैं कि अब ये कमेटी बन गई, वर्क्स कमेटी बन गई, अब दिल्ली के अंदर एनक्रोचमेंट नहीं होगी? क्या ये दे सकते हैं? क्या ये देख सकते हैं कि वर्क्स कमेटी बन गई, अब दिल्ली के अंदर कहीं भी आपको सड़क के ऊपर गड्ढा नहीं मिलेगा, सारी सड़कें सही मिलेंगी एमसीडी की, क्योंकि वर्क्स कमेटी बन चुकी है? क्या ये बता देंगे कि भाई दिल्ली के अंदर जो है कुत्तों के प्रहार से जो आज बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को काटा जा रहा है, और साथ में उनके लिए शेल्टर होम्स की जरूरत है, जो डॉग्स के लिए शेल्टर होम्स की जरूरत है, ताकि उनको भी प्रॉपर फीड मिल सके और शेल्टर होम्स भी प्रॉपर बन सके, तो क्या ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी? क्या ये जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, जो इतने सालों से कर्मचारी पक्के नहीं हो पा रहे, इतने वर्षों से कर्मचारी नौकरी करे जा रहे हैं, 1998 के केसेस आज तक पेंडिंग है, लेफ्ट आउट केसेस पेंडिंग है, डेथ केसेस पेंडिंग है, क्या ये सारे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे? ये जो 2500 कर्मचारी इन्होंने पक्के करने के लिए कहा था, परवेश भाई जी को मैं सुन रहा था आप ही के माध्यम से, उन्होंने कहा था कि 2500 कर्मचारी जो डेथ केसेस वाले कंपैशनेट ग्राउंड पे रखे हुए हैं, हम उनको जल्द पक्का करेंगे। वो इनकी जल्द कब है? क्या कमेटियां बनने के बाद ये हो जाएगा? अब तो डेम्स की कमेटी भी बन गई इनकी, अब तो सारी कमेटियां बन गई, स्पेशल कमेटीज भी बन गई, कल एडॉक कमेटीज भी सारी की सारी बन जाएंगी। तो क्या ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी? देखिए, सिर्फ ये टालना, जब वो पहले मेयर थे तो इन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी सेंट्रल जोन का कूड़ा उठवा दो, वो बोले स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगी तो आ जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी बन गई तो स्टैंडिंग कमेटी में इशू नहीं आया, फिर हमने प्रेशर दिया तो हाउस में आया। यूजर चार्जेस का था तो स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगी तो हो जाएगा। जब हमने प्रेशर दिया तो अगले दिन ही वरिंदर सिंहदेवा के साथ इन्होंने बैठ के पीसी करके वो यूजर चार्जेस खत्म करे। मुद्दे की बात यह है कि अगर इन कमेटियों के ऊपर ठोक के इन्होंने कहना कि अब दिल्ली का हल हो जाएगा, तो अब तो भाजपा के पास एमसीडी के अंदर कमेटियां भी है, स्टैंडिंग कमेटी भी है, मेयर भी भाजपा का है, अब तो सारे भाजपा के ही हैं लोग। अब तो 100% यहाँ पे भाजपा प्रॉब्लम दूर करके दिखा दे। अंकुश जी, अभी आपने बात करी स्टैंडिंग कमेटी की, तो मुझे ध्यान है कि कुछ ऐसे कर्मचारी थे जिनको सिर्फ 45 दिन की का ही एक्सटेंशन मिल रहा था, और उसका एक ही कारण बताया जाता था कि ये मसला जो है तभी सॉल्व होगा जब स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, क्योंकि उनको पहले एक्सटेंशन साल भर की मिलती थी, जिसको चेंज करके 45 दिन कर दिया गया था। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी 2 बारी बैठक हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, लेकिन आपके ध्यान में भी ये बात गई होगी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो 45 दिन के एक्सटेंशन पे
वो अभी तक यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनकी 2-3 दिन पहले उनका वो खत्म हो चुका है। आपके ध्यान में आया होगा, लोग शायद आप तक पहुंचे भी होंगे। तो ये सवाल नहीं उठता है कि स्टैंडिंग कमेटी में आखिर क्या कारण है कि पिछले बार भी ये जो आइटम आया था डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को लेकर, इस साल भर के एक्सटेंशन, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, भाजपा स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से भ्रष्टाचार करना चाहती है या काम करना चाहती है, ये दो अलग अलग बातें हैं। देखो, भाजपा ने ये जो किया, पोस्टपोन कर दिया 45 दिन, इनको पता है कि अब आपके पास, स्टैंडिंग कमेटी के पास, सारे रेवेन्यू मैटर्स के अंदर डिसीजन लेने की पावर है। आपको सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को जो रिन्यू करना होता है 45 दिन में होते हैं। पिछले आपने बिल्कुल ठीक कहा, 4 दिन पहले ये लोग इनकी 45 दिन खत्म हो गए और अभी वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में दोबारा जाएगा। जब तक स्टैंडिंग कमेटी से क्लियर होके नहीं आता, उनको ही कहा गया डाटा एंट्री ऑपरेटर कि तब तक आपको वापसी नहीं रखा जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स नहीं, पार्कों के अंदर जो माली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर लाते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी इसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लाते हैं, जो बेसिल के थ्रू है। हाँ, वो भी इसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लाते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी इसलिए एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे। स्टैंडिंग कमेटी 8 तारीख को होनी थी, इन्होंने पोस्टपोन कर दी 13 तारीख तक। किस वजह से करी? हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी 8 तारीख को करने में। तो 8 तारीख को, जब आज 6 तारीख है, चुनाव हो रहा है, 7 तारीख को चुनाव हो रहा है, 8 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी भी हो जाती, क्या दिक्कत वाली, परेशानी वाली क्या बात थी? लेकिन उन्होंने 8 तारीख को एक्सटेंड करके इन्होंने 13 तारीख पे ले गए। अब 13 तारीख को भी, क्योंकि बहुमत तो इनके पास है, भाजपा के पास है। अब ये तो नहीं है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का, हॉर्टिकल्चर का स्टाफ का, ये फिर से इसको पोस्टपोन कर देंगे और इनको वो नहीं देंगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इसके ऊपर डिसीजन नहीं लेंगे। अब आपके पास रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिसीजन लेने की पावर है। अगर आप पावर नहीं इस्तेमाल करोगे और स्टैंडिंग कमेटी के डिसीजन नहीं लोगे, तो मुझे लगता है कि फिर स्टैंडिंग कमेटी के बनने का फायदा ही क्या हुआ। एक मैटर भी सामने आया था कि ये जो आर्थिक तंगी की जो बात होती है जो दिल्ली नगर निगम में, हालांकि जब भी हम पक्ष से बात करते हैं तो वो ये बात नहीं कहते हैं कि कोई पैसे की प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये सारी चीजें तब बौनी साबित होती हैं जब हमें सुनने को मिलता है कि पेंशनर्स आज भी अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स के इंतजार में हैं, आज भी कर्मचारी एरियर ढूंढ रहे हैं, उन्हें बोनस नहीं मिला, इस तरह की तमाम चीजें हैं। और ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का 45 दिन का ही अभी तक रखना, फिर 45 दिन खत्म हो जाने के बाद भी उनको रिन्यूअल नहीं देना, तो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लीकेज है, परेशानी है। यही वजह है कि ये सारी चीजें अभी भी ठंडे बस्ते में है। मैं श्रवणी जी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, अगर इस एमसीडी के अंदर पैसे की दिक्कत है तो वो जो पिछले 6 वर्षों से नीचे गाड़ियां खड़ी हैं, जो 200 करोड़ की इन्होंने गाड़ी खरीद ली, 100-80 गाड़ियां जो मिट्टी खा रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, फिर वो खरीदने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, आज कर्मचारी, आप देखो एमसीडी का क्या हाल हो गया। एक, दिल्ली के रेजिडेंट्स को प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, चाहे वो कूड़े से हो, चाहे वो जलभराव से हो, उससे प्रॉपर निजात नहीं मिल पाती। दूसरा, कर्मचारियों को एक पक्का नहीं किया जाता, तनख्वाह जब तक हमने मुद्दा नहीं उठाया था वो टाइम से नहीं आ रही थी, जैसे मुद्दा उठाया उसके बाद टाइम से आने लगी। लेकिन जो उनके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ग्रेच्युटी है, लीव एनकैशमेंट है, पेंशन है, वो सारी चीजें मिलती ही नहीं है उनको। सालों साल इंतजार कराते हैं, फिर वकील करवाते हैं, वकील करवाने के बाद इसके लिए रेखा गुप्ता ने अपनी तरफ से बयान तो दिया था कि केजरीवाल साहब की जब सरकार थी तो उन्होंने कोष का ये हाल कर दिया है कि कुछ है ही नहीं, उनको उससे ओवरकम करने में टाइम लगेगा। खैर, हम दिल्ली सरकार पर अभी नहीं जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर कोष जो है उसको भरना है तो दिल्ली नगर निगम के अपने भी कुछ तरीके हैं, मतलब अलग अलग जो एरिया है जहाँ से इनके पास पैसा आता है, जैसे हम पार्किंग की बात कर लें या फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है या एडवर्टीजमेंट की बात कर लें, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी 2-3 दिन पहले मैं लोधी रोड में थी, वहाँ मैं गाड़ी लगाती हूँ, एक बंदा आता है और कहता है, जिसके पास बाकायदा एक बैच होता है, एक वो आईडी टांगा हुआ है और उसमें एमसीडी का लोगो भी है, और वो मेरे से पैसे मांग रहा है और ऐसी जगह पे पैसा मांग रहा है जो कि पूरा रेजिडेंशियल इलाका है
और वहाँ कोई ऐसी बिल्डिंग थी, मतलब समझ लीजिए कोई ऑफिस का कोई दफ्तर था, सरकारी दफ्तर, उसके बाहर वो खड़ा होकर पार्किंग का पैसा मांग रहा है। और ना तो वहाँ पे कोई जो नॉर्म्स होते हैं कि पीली लाइन होनी चाहिए, बोर्ड लगा होना चाहिए। और आश्चर्य की बात वो है कि वो एनडीएमसी इलाका था, तो एनडीएमसी इलाके में कोई एमसीडी पार्किंग कैसे मांग सकता है? तो कहने का मतलब ये था कि ये चीजें जो हैं ये दर्शाती हैं कि एमसीडी अगर कंगाली की हालत में है तो इसलिए है ना कि जहां जहां से रेवेन्यू जनरेट होने चाहिए वो तो एमसीडी के खाते में आ ही नहीं रहे हैं, वो तो कहीं और जा रहा है। और आप सोचिए कि एनडीएमसी में एमसीडी का पार्किंग बैच लगा के वो चला रहा है। देखिए श्रेवणी जी, यहाँ पे इंटरेस्ट किसका है कि रेवेन्यू जनरेट करने का। आप एक बात बताओ, टैक्स के माध्यम से, हाउस टैक्स के माध्यम से, प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से, पार्किंग के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से एमसीडी के अंदर पैसा आता है। आपने कहा कोष की बात करी अभी कि रेखा गुप्ता जी कह रही थी कि दिल्ली का कोष केजरीवाल जी खत्म कर गए। हिंदुस्तान में एक बैंक का पैसा खत्म हो गया, मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर उनकी बात मैं सत्य मान लूं। अरे आरबीआई तो तुम्हारा अपना है, यानी कि केंद्र सरकार तो तुम्हारी अपनी है। अब तो दिल्ली सरकार को ये बोलना ही नहीं चाहिए कि हमारे पास कोष नहीं है, या एमसीडी को तो कहना ही नहीं चाहिए हमारे पास कोष नहीं है। केंद्र सरकार इनकी, दिल्ली सरकार इनकी, एमसीडी इनकी। नहीं, आप मुझे या तो ये कह दे कि हिंदुस्तान के अंदर कंगाली छा गई है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी सही से नहीं चल रही, तो इसलिए एमसीडी के अंदर अब पैसा नहीं है। अब तो इनको कहना ही नहीं चाहिए, अब तो इनको कहना चाहिए जैसे कहते हैं। आज मैं उनके स्टार्टिंग में जब आई थी तब के स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन आप इस पर आइए ना। मैं इसी पे हूँ, आप मेरी बात सुने ना। जब ये चेयरमैन बनते हैं तो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे चेयरमैन बना दिया। तो हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद कर देंगे अगर वो एमसीडी को कोष दे दे तो, और एमसीडी सुचारू रूप से चलने लग जाए तो हम भी धन्यवाद कर देंगे। हम भी धन्यवाद खड़े होकर करेंगे, माइक पे खड़े होंगे। मैं एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन मैं भी धन्यवाद करूंगा कि कोष दे दिया आपने। इस सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे जो पार्किंग के नाम पे चल रहा है? देखिए, पार्किंग के सिस्टम में एमसीडी को सब पता होता है इस बारे में, अधिकारी उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहते। मैं आपको बता रहा हूं, अधिकारी, आप एक बात बताओ, वो एमसीडी का अगर बैच लेके घूम रहा है और एनडीएमसी एरिया के अंदर पार्किंग ले रहा है, एक ये उसे आइडिया कहां से आया? दूसरी बात, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको रोकेगा कौन? तीसरी बात, अधिकारी क्या जगह जगह पे चेक नहीं करते कि अनऑथराइज्ड पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे, या सिर्फ वहां से हफ्ता लेते हैं अधिकारी और वहां से महीना लेते हैं और उनको अनऑथराइज चलने देते हैं और उनको ऑथराइज पार्किंग में नहीं कन्वर्ट करते? पार्किंग तो है जिनका टेंडर भी खत्म हो चुका है, बावजूद पार्किंग चल रहे हैं। तो वो जो पैसा जो जनता से लिया जाता है गाड़ी पार्क करने के एवज में, वो पैसा तो एमसीडी को नहीं पहुंच रहा है ना। तो ये नकेल कौन कसेगा फिर? किसका काम है ये तो एमसीडी प्रशासन या जिनको को सीट पर बिठाया गया है उनका। या फिर मैं तो ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो नेता विपक्ष है उसको भी चिन्हित करना चाहिए ऐसी जगहों को कि भाई देखिए ये एरिया जो है, एक तो लोगों को यही नहीं पता है कि कौन सी वैलिड पार्किंग है, कौन सी इलीगल चल रही है। जनता कैसे भी, वो तो सबसे सस्ती तो जनता है ना, पैसा उसी पॉकेट से निकल रहा है। देखिए, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और जनता की जेब से पैसा निकल रहा है, लेकिन जहां पर ये पैसा पहुंचना चाहिए यानी कि एमसीडी के अंदर या एनडीएमसी के अंदर, वहां तक ये पैसा पहुंच नहीं रहा। बीच में व्यक्ति उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो किसके संरक्षण में कर रहे हैं? वो दूसरे ऑफिसर्स के संरक्षण में कर रहे हैं। इस पे रोकथाम कौन कर सकता है? भाजपा सत्ता में है, मेयर साहब को इसके पर वैसे मुझे मतलब मेरे मन में सवाल है। मैं एक ऐसी पत्रकार हूँ जो कि चाहे आप पक्ष में हो विपक्ष में सवाल करती हूँ, आपको अच्छे से पता है। मुझे ये कहना है कि आप 2.5 साल में थे तब इस तरह के लोगों को आपने क्यों नहीं पकड़ा? अब आप कहेंगे कि अधिकारी हमारे कंट्रोल में नहीं थे। अगर आप ये कहते हैं तो मेरा सवाल है कि अगर अधिकारी नहीं कंट्रोल में थे तो उजागर तो किया जा सकता था। मैं आपसे एक बात पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक ऑफिसर एमसीडी का कल पैसे लेते हुए पकड़ा गया, 50,000 रुपए वो ले रहा था, सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा गया। एमसीडी अब उसका क्या करेगी? मुझे आप 6 महीने के अंदर बता देना, या 6 महीने के अंदर दोबारा से वो अपनी नौकरी पे होगा और अगले बंदे को लूटने के लिए फिर से तैयार होगा। ये आप मुझे बता दीजिएगा। यहां पर अक्सर ऐसा होता है कि एक छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अगर किसी वजह से सस्पेंड कर दिया जाए तो भी उससे पैसे लेके वापसी लगाते हैं। किसी को अपनी पेंशन देनी हो, किसी को अपने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लेने हो, उससे भी पैसे लेके 30%
पता 30% करते रहते हैं, 30% लेके उसको उसकी पेंशन और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं। यहां पर तो एक ऐसा सिस्टम बन गया कि कोई अपने अधिकार की भी बात करता है, कोई अपने हक की भी बात करता है, तो वहां पर भी कमीशन देनी पड़ती है। एक मजेदार आपको बात बताता हूं, मुझे लगता है कि देखो हमने पॉलिटिक्स पे बात कर ली। एक व्यक्ति था, आपको याद होगा टाउन हॉल के अंदर हमारा एमसीडी ऑफिस हुआ करता था। तो एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति क्या, तो उसने देखा कि दूसरा व्यक्ति वहां पर मत्था टेक रहा है एक खंबे का, तो खंबे के आगे मत्था टेक रहा था। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा भाई कि आप खंबे के आगे मत्था क्यों टेक रहे हो, आप तो इसको फूल माला भी बना रहे हो। तो वो बोला भाई साहब ये इकलौता ऐसा खंबा है टाउन हॉल का जिसने मेरे से पैसे नहीं मांगे, यहाँ पे बाकी सबने पैसे मांगे हैं मेरे से यहाँ पे। तो ये हाल है एमसीडी का कि जहां पर फाइल जाएगी वहां पर पैसा चलेगा। और देखो इसको कहने में कोई शर्म नहीं है, इस चीज को इम्प्रोवाइज करना चाहिए। विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए तैयार है, लेकिन आप इस पे करेक्टिव एक्शन लो। लोधी रोड जाएंगे? मैं क्या कर, आप लोधी रोड जाएंगे? मैं तो मजलिस पार्क भी गया था, मैं लोधी रोड भी जाऊंगा। आप मुझे जहां जहां बताओगे कि यहाँ ऐसे दिक्कतें आ रही है, मेरे को जहां जहां क्षेत्रवासी बताएंगे या कोई और व्यक्ति बताएगा कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं 100% जाऊंगा, एक एक चीज को चेक करूंगा, लाके उसे उजागर करूंगा। लेकिन उसे एक्चुअली में रेक्टिफाई कौन करेगा? अधिकारी और जिसकी सरकार है। उजागर करना मेरा काम, मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन उसे तुरंत रेक्टिफाई करना सरकार का काम। तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उजागर 100% करूंगा, लेकिन ये करप्शन जड़ से उखड़नी चाहिए एमसीडी के अंदर से, और किसी को भी अपने अधिकार के लिए यहां पर पैसे नहीं देने चाहिए।